दैट इज मेमोरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था कि रिकॉलिंग कैसे करते हैं। मेमोरी इज ऑल अबाउट रिकॉल समथिंग, रिकॉग्नाइज समथिंग, कंपैरिजन करके याद रखना या कोई चीज़ों को याद रखना, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। बट हम जब फॉरगेटिंग का बात बोलते हैं तो फॉरगेटिंग इज इनएबिलिटी टू रिकॉल समथिंग। कोई चीज़ को हम भूल चुके हैं एंड उसको हम बार बार ट्राई कर रहे हैं कि याद आ जाए, बट वो याद ही नहीं आ रहा। सो फॉरगेटिंग इज इनएबिलिटी टू रिकॉल ए लर्न टॉपिक। जो पहले हमने एक्सपीरियंस किया था उस चीज़ को हम भूल चुके हैं। और इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सीन्स ऑब्जेक्ट। जो चीज़ों को आपने देखा है या पढ़ा है उस चीज़ों को आप भूल गए हो। अभी बोलोगे मैम फॉरगेटिंग का मतलब क्या नया चीज़ों को भूल जाना होता है? नहीं, नया चीज़ नहीं, जो चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, ऑलरेडी यू हैव दैट एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है एंड यू कैन नॉट or you can't able to recognize it or you can't able to memorize it again। so उसको आप memorize नहीं कर पाते हो या recognize नहीं कर पाते हो तो उसको हम forgetting बोलते हैं, ठीक है। forgetting means failure at any time to recall an experience when attempting to do or to perform an action previously learned। ये ड्रीवर के अकॉर्डिंग बोला गया था, पहले भी समझा चुकी हूँ कि फॉरगेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ पे आप फेल्यूर हो गए, जो चीज़ें आपने पहले से एक्सपीरियंस लिया है या सीखा हुआ है या उसको याद करने को ट्राई कर रहे हो तो उसको आप याद नहीं कर पा रहे हो या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जो भी पहले से आपने सीखा हुआ था। चलो ये तो हो गया। टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग में क्या था ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेल्योरिटी। अगर मैं बोलूँ कि भूलने की आदत से अगर बोलूँ, दो टाइप के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला है नेचुरल, नेचुरल एंड सेकंड वन इज द मॉर्बिड। दैट इज नॉट हाइब्रिड, ये मॉर्बिड है, ठीक है। सो फॉरगेटिंग को हमने क्लासिफाई किया है दो टाइप में, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। नेचुरल में क्या होता है, जो जो फॉरगेटिंग जो भी आपने सीखा हुआ है उसको आप नेचुरल वे से ही भूल गए हो। इसके लिए कोई प्रेशराइज नहीं करना पड़ता भूलने के लिए, या फिर बाउंड नहीं हो भूलना, वो आप टाइम के साथ आप भूलते गए हो, टाइम लैप्स के साथ, लैप्स ऑफ टाइम के साथ आप क्वाइट नॉर्मल वे से विदाउट एनी टाइप ऑफ इंटेंशन आप चीज़ों को भूल गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या ना, उसको नेचुरल बोलते हैं। जो नेचुरली हो गया वो आप भूल गए। बट सेकंड टाइम में क्या आता है ना, इन मॉर्बिड और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग वन डेलिबरेटली ट्राइज टू फॉरगेट समथिंग। यहाँ पे एक पर्सन क्या करता है ना, डेलिबरेटली वो बहुत ही हार्डली ट्राई कर रहा है, कोई एक इंसिडेंट है या कोई एक एक्सीडेंट है या फिर समथिंग जो होना नहीं चाहिए था उसके लाइफ में, समथिंग दैट नॉट possible to happen again, he will try to not possible to happen again this incident with him or her और किसी के साथ भी। तो वो जो ट्राई करता है ना भूल जाने को, डेलिबरेटली जो ट्राई करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मॉर्बिड फॉरगेटिंग। एबनॉर्मल होता है, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल फॉरगेटिंग होता है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। अभी कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, मेनी कॉजेस हैं। अगर कंटेन मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस कंटेन और मीनिंगलेसनेस ऑफ कंटेन, तो कोई कंटेन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस है, यूजलेस है, इट इज़ नॉट यूज, मतलब हम यूजुअली उसको यूज़ नहीं करते, इट इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन और इट इज़ नॉट रिमेंबर्ड बाय एनीवन। दैट मीन्स इसे समझ लो कि ये कंटेंट मीनिंगलेस होता है, कोई अगर याद ही नहीं रख रहा है, दैट मीन्स इसे कंटेंट को अगर हम भूल जाना चाहे तो बेटर होगा। हम जब कोई कंटेंट को यूजलेस बोल देते हैं, उसको कंपेयर करते हैं मीनिंगफुल चीज़ों के साथ एंड हम उसको यूजलेस बोल चुके हैं, तो हम उसको भूल जाएंगे। देन नेक्स्टली क्या होगा, टाइम लैप्स। टाइम लैप्स में क्या आता है, वी फॉरगेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसके साथ साथ हम मेमोरी को क्या भूलते जाएंगे, मेमोरी से आपका जो भी चीज़ें हैं उसको हम भूलते जाएंगे। दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि टाइम के साथ हमारा फॉरगेटिंग स्ट्रेंथन होते जाता है एंड आप चीज़ों को भूलते जाते हो, जो आपके मेमोरी में था उसको आप भूलते जाते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज नॉर्मली ड्रिल और प्रैक्टिस होता है, क्वाइट हम लोग उसको डेली रूटीन में करते हैं ट्राई, तो उसको हम बहुत लेंदी पीरियड तक याद रखेंगे, मतलब एवरी डे हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स इस टाइप का प्रोसेस हो गया एक्सरसाइज, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, उसको हम भूलना चाहते हैं, तो हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, ड्रिल नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा ना, वो मेमोरी से धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, फेडिंग अप हो जाएगा, फेड हो जाता ना, कपड़े को बार बार धोते हो तो फेड जैसे हो जाता है, उसका कलर चला जाता है, वैसे ही सेम है मेमोरी में। जब मेमोरी स्ट्रांग करना रहता है तो हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, अगर प्रैक्टिस या ड्रिल या एक्सरसाइज ना होता है तो वो भूल जाते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। देन देखो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटल इलनेस, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड इलनेस है।
So situations like mental conflict or illness, people find himself unable to retain a thing in memory for a long time. अगर आप दिमागी तौर से बीमार हो, आप इल्ड हो एंड कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रहा है, फंसे हुए हो आप, कन्फ्लिक्ट में घुसे हुए हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब रहता है. इन दिस सिचुएशन यू कैन नॉट एबल टू मेमोराइज और यू कैन नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग. तो इस टाइम पे भी आपका क्या होता है, मेमोरी से कुछ चीज़ें फॉरगेट हो जाता है, मतलब मिट जाता है, याद नहीं रहता. नेक्स्ट आया एंजाइटी. एंजाइटी अभी बोला ना कि एंजाइटी मतलब वन काइंड ऑफ प्रेशराइज्ड हो जाता है, मतलब गुस्सा हो सकता है, इमोशंस गुस्सा एक साथ सोच लो कैसा होगा. तो एंजाइटी ऑल्सो कॉज इन एनहांसिंग फॉरगेटिंग. ये भी क्या करता है ना, एंजाइटी कभी कभी एनहांस करता है, मतलब बढ़ाता है फॉरगेटिंग को, मेमोरी को नहीं, फॉरगेटिंग को. एन इंडिविजुअल फॉरगेट्स, एंड एक इंडिविजुअल क्या करेगा, वो भूल जाता है, फॉरगेट्स मेनी थिंग्स, बहुत चीज़ों को भूल जाता है, एंड डज दैम रॉन्गली, उसको गलती मतलब गलत वे से करता है या गलती कर लेता है उस काम को करते वक्त. व्हेन ही इज एंसियस, जब वो एंजाइटी में रहता है, कोई भी अगर घर पे झगड़े करके आए हो या गुस्सा करके आए हो, तो आप बहुत एंजाइटी में हो एंड इसी टाइम में प्रेशराइज्ड होकर आपको कोई किसी ने बोला कि काम करो, तो उस टाइम पे आप जरूर भूलेंगे, कुछ गलत करेंगे. सो दैट इज द एंजाइटी. देन क्या है, लर्निंग मेथड्स. देखो आपको मैंने बताया था, अगर लर्निंग मेथड्स प्रॉपर होगा तो टीचर्स जो भी हैं, अगर प्रॉपरली लर्निंग मेथड्स को यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत इजीली उसको लर्न कर पाते हैं. एंड लर्निंग मेथड्स जो होता है बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होता है, मतलब सारे डोमेन्स आ जाएंगे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सारे लेवल्स आएंगे. तो अभी ऐसा है कि व्हेन द टीचर डजंट यूज, ठीक है, डजंट यूज द मेथड which are according to the physical, mental, emotional, social level of the child, then forgetting occurs more by the use of these methods. अगर मैं टीचर एक प्रॉपर मेथड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके बच्चों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल जो हेल्थ है या लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो जो भी मेथड्स को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा रॉन्गली होगा. मतलब देखो, बच्चों का नीड है कि उनको स्टोरी टेलिंग वे से पढ़ाया जाए, बट बच्चों को हमने क्या पढ़ाया ना, हमने उनको लेक्चर मेथड दे दिया, तो इसमें बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा. तो ये रॉन्ग मेथड चूज करने से भी पढ़ाई कभी कभी नहीं होता या मेमोराइज कोई चीज़ नहीं रहती, तो फॉरगेटिंग वहाँ पे स्ट्रेंथेंड हो जाता है एंड फॉरगेटिंग वहाँ पे बढ़ता जाता है, पढ़ने का इच्छा नहीं होता या पढ़ाई नहीं आता. इंटॉक्सिकेंट्स. इंटॉक्सिकेंट्स क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स हैज इल इफेक्ट ऑन माइंड एंड मेमोरी पावर वीकेंस. देखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ करते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंक हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सारा अगर यूज़ करते हैं तो बच्चों का जो माइंड है, मेमोरी पावर है, या कोई भी पर्सन का जो मेमोरी पावर है वो वीक हो जाता है एंड धीरे धीरे हम फॉरगेटिंग की तरफ जाते हैं. ठीक है, समझ आया क्या, इतना क्लियर है क्या हम? ये सुन लो. ओके, चलो नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में जाएंगे. मैम इतना पढ़ेंगे क्या थ्योरीज में? अभी देखो थ्योरीज में स्टोरी बताया गया है, कुछ नहीं, ये चीज़ जानना है. ठीक है, बस ये डायग्राम आप लोग पढ़ चुके हो, उसके अकॉर्डिंग ही जानना है एंड इसको रिमेंबर करना है. यहाँ पे एक्चुअली आता है आपका थ्योरीज का छोटे छोटे से पार्ट, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, उतना ही लिखना है आपको. देन सजेशंस के लिए नेक्स्ट पेज देखने हैं एंड नेक्स्ट पेज में ये सारे सजेशंस हैं, कुछ क्यूज के बेसिस पे, सिमेंटिक क्यूज, स्टेट डिपेंडेंट क्यूज एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज, ये हो गया सजेशन आपके बुक के अकॉर्डिंग. तो हमें जो थोड़ा सा करना है वो थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पे डायग्राम के बेस्ड. यहाँ पे बोला गया है कि मेनी साइकोलॉजिस्ट गिव देयर आइडियाज टू मेमोरी एंड फॉरगेटिंग. ऐसे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ बताया, इवन अभी भी चल रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है. सो सम साइकोलॉजिस्ट थिंक दैट इट इज ड्यू टू द फेडिंग ऑफ मेमोरी ट्रेसेस और डीके दैट हैपेंस विद द लैप्स ऑफ टाइम. डीके मतलब होता है क्या, बोलो, कोई चीज़ें सड़ जाना, क्षय होना, मतलब वो खत्म हो जा रहा है. सो मेमोरी जस्ट लाइक बोल सकते हो कि ये स्ट्रांग कोई चीज़ है एंड उसमें अगर कोरोशन स्टार्ट हो जाए, जस्ट लाइक ये सोच लो ये स्टोन है, ये मेमोरी स्टोन है, अगर मेमोरी को हम नरिश नहीं करेंगे वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट करेगा. तो ये हो गया विथ लैप्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है उसके साथ ये खत्म होते जा रहा है. तो ये खत्म होता है या फिर फेडिंग अप होता है, तो दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, फॉरगेटिंग मिल जाएगा. तो यहाँ पे बोला गया डीके इज व्हाट सपोज्ड, हम लोग बोल सकते हैं सपोजली ऑकर व्हेन द पैसेज ऑफ टाइम
कॉज अस टू फॉरगेट। मतलब देखो, कब होता है डीकेइंग, कोई चीज़ खराब कब होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। जैसे कि खाना अगर आप रात को बना के रख देते हो एंड बाहर उसको छोड़ देते हैं, तो सुबह तक वो खाना खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर उसको हम ढक के रखें या कोल्ड प्लेसेस में रखें या फिर अच्छे से रखते हैं, तो वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है, बार बार आपका यूज़ में वो नहीं आ रहा, तो उसको हम भूल सकते हैं। प्लस जो चीज़ों को आप भूलना चाहते हो नेचुरल वे में भूलते हो, मतलब उसके लिए टाइम चाहिए, तो विथ पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ों को आप भूल जाते हो। द मेमोरी ट्रेस फेड्स एंड मेमोरी इज नॉ लॉन्गर अवेलेबल। जब मेमोरी ट्रेसेस खत्म हो जाते हैं, मतलब मेमोरी के जो इम्प्रिंट्स हैं, जो आपने स्ट्रॉन्ग लीव्स को माइंड में फिक्स किया था, उसको आप जब छोड़ देते हो, एनग्राम्स में जो डिपॉजिट होता है मेमोरी ट्रेसेस वो हट जाता है, तो आप कोई भी चीज़ को भूल जाते हो। द ट्रेस डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग स्टेट्स दैट, ये जो डीकेइंग वाला थ्योरी है, डीके वाला थ्योरी है फॉरगेटिंग का, ये बोलता है मेमोरी इज फेड ऑटोमेटिकली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसा टाइम बीतता है या फिर टाइम का फंक्शन चलता है, वर्क चलता है, उसके साथ साथ आपका मेमोरी भी क्या होता है ना, मेमोरी धीरे धीरे वीक हो जाता है एंड फॉरगेटिंग आ जाता है, फॉरगेटिंग स्ट्रेंथेंड हो जाता है। तो अभी बोल सकते हैं कि मेमोरी अगर चाहिए तो रिकॉलिंग करना पड़ेगा। तो इन दिस वे हमें पता चला है कि अमाउंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी, and if memory doesn't work, then with lapse of time that memory fades away, and हम बोलेंगे forgetting will come, and the forgetting will come. So that means it is inability to recall something, recognize something or recognize the memory. इसका मतलब हो गया हम इनेबल हैं कुछ चीज़ों को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, इतना ही। सो रिकॉल करने के लिए क्या चाहिए बताओ? रिहर्सल। रिहर्स करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेंटली बहुत ज़्यादा मेमोरी के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है, ओवर ए मेमोरी हमें फोकस करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ को अगर रिहर्स नहीं करोगे, दैट विल बी फेडेड अप। ठीक है, वो फेडेड अप हो जाएगा। सो दैट मीन्स द डिसयूज ऑफ समथिंग और डिसयूज ऑफ द मेमोरी प्रोसीड्स टूवर्ड्स द फॉरगेटिंग। अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ को हम डिसयूज कर रहे हैं, तो फॉरगेटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। डिसयूज बोला गया तो फॉरगेटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। दैट मीन्स हमारा मेमोरी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया एंड हम कोई चीज़ों को रिट्राइवल नहीं कर सके, भूल जा रहे हैं, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉरगेटिंग आएगा। दिस इज योर डायग्राम, दिट इज अ ग्राफ एनालिसिस ऑफ मेमोरी स्ट्रेसेस एंड विथ रेस्पेक्ट टू द लैप्स ऑफ टाइम। तो ये देखो, ये जो लिखा गया बैप्स्ट लिखा गया, बैप्स्ट नहीं है, वो लैप्स्ड है। ठीक है, लैप्स्ड ऑफ टाइम है, लैप्स्ड ऑफ टाइम एल होगा। ठीक है, बी हो गया है, उसको करेक्शन करिएगा, लैप्स्ड ऑफ टाइम होगा। एंड इधर देखो आपका क्या है ना, 100% सिलाबल्स रिसम्बर। सिलाबल्स बोला गया, सिलाबस नहीं है, सिलाबल्स बोले गए, वर्डिंग्स, अल्फाबेट्स एंड उसके जितने भी कोड्स हैं। तो ये स्टार्ट होता है जब हमारा, मतलब अभी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, तो ये ऑब्वियस है 100% रहेगा। 100% से स्टार्ट हुआ, बट इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये धीरे 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 खत्म होने वाला है। ये फेडअप हो रहा है, ये फेडअप हो रहा है। तो यही डायग्राम है आपका। नेक्स्ट, इसको अगर मैं बोलूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन दो, तो क्या दोगे? इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर द रिसेंट इवेंट्स। आपके साथ अभी जो घटा है या आज मॉर्निंग जो हुआ है, उसको आप इजीली याद रख सकते हो। एंड जो चीज़ें पास्ट में हुई है उसको आप भूल जाते हो। तो ये जो पॉइंट है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजियंस। ट्रांजियंस जनरल क्या होता है? डिटोरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक मेमोरी ओवर द टाइम। डिटोरिएशन मतलब हो गया डीके, खत्म हो जाना, क्षय होना, वही सेम वर्ड है। कोई चीज़ें बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, सड़ जाना, क्षय होना, ये सारे आपके डिटोरिएशन वर्ड और डीके वर्ड का मतलब है। तो कोई स्पेसिफिक मेमोरी जैसे टाइम के साथ, ओवर टाइम मतलब टाइम के साथ अगर खत्म हो जा रहा है, उसको जनरल वे में हम बोलते हैं ट्रांजिएंस, एंड हम बोल सकते हैं ये पॉइंट फॉरगेटिंग के अंदर आ रहा है। जब आप कोई थ्योरी को याद करना चाहते हो या कोई प्रिंसिपल को याद करते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो। प्रेशर देना मतलब मेमोरी के ऊपर हम लोग प्रेशराइज करें कि मेमोरी से कुछ याद आ जाए। तो ट्रांजिएंस क्या होता है कि आपके मेमोरीज जब हट जाते हैं, धीरे 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 आपके मेमोरीज खत्म हो जाते हैं, तो ट्रांजिएंस आता है। अभी देखो, दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव, दूसरा होता है रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव में क्या है? देखो, आपके पास दो मेमोरीज हैं, दैट इज द ओल्ड मेमोरीज, दिस इज द न्यू मेमोरीज। ये क्या है? ओल्ड मेमोरीज हाँ, एंड दिस वन इज न्यू मेमोरीज, ये आपके न्यू मेमोरीज हैं। ठीक है, सो प्रोएक्टिव बोलता है कि
इट ऑकर्स, कब ऑकर्स होगा? व्हेन ओल्ड मेमोरीज hinders the inability sorry hinders the ability to make the new memories. अगर ओल्ड मेमोरी आपको नए मेमोरी बनाने नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। ठीक है, इतना याद रखना है। क्या है प्रोएक्टिव? ना ओल्ड मेमोरी न्यू मेमोरी को बनाने नहीं दे रहा है, रुकावट बना रहा है, तो ये हो गया आपके प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव में बताओ कौन होगा? रेट्रो, उल्टा, उल्टा करो, कौन किसको हिंडर करेगा बताओ? रुकावट कौन किसको बनेगा? ऑपोजिट है। ओके, सो आपके आगे रेट्रोएक्टिव में व्हेन ओल्ड मेमोरीज आर चेंज्ड बाय न्यू वंस, ठीक है, दैट मींस ओल्ड मेमोरीज गायब हो गया, न्यू मेमोरीज आ गए। तो समटाइम्स क्या होता है ना, ओल्ड मेमोरीज को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि ओल्ड मेमोरीज कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रखता है, कभी कभी बुरा चीज़ें भी होती है, तो उसको हटा के मुझे न्यू चीज़ें डालना है, तो उसको बोलेंगे रेट्रो। अभी देखो क्या बोला गया, हमेशा वर्ड्स पे जाओगे तो रॉन्ग ही आएगा, हमेशा नहीं जाना है, बट हमेशा वर्ड्स को समझना है। वर्ड्स पे जाके अगर लिख देते हैं तो रॉन्ग होगा, वर्ड्स को समझ लो तो रॉन्ग नहीं होगा। रेट्रोएक्टिव, देखो आप क्या समझते हैं, रेट्रोएक्टिव बोला गया तो रेट्रो मतलब तो ओल्ड होता है, तो ओल्ड मेमोरीज एक्टिव रहेंगे, ये समझते हैं। बट ये नहीं बोला गया, रेट्रो को अलग कर दो, एक्टिव को अलग कर दो, रेट्रो को अलग, एक्टिव को अलग। तो एक्टिव मेमोरी जो रेट्रो को हिंडर करे, एक्टिव मेमोरी दैट मीन्स द न्यू मेमोरी, जो आज सुबह काम किए हो, अभी काम कर रहे हो, या अभी आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया, दीज आर द न्यू मेमोरीज, अभी अभी बना है, ताजा है, तो वो मेमोरीज एक्टिव है। अगर एक्टिव रह के ओल्ड मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करते हैं या रिप्लेस करते हैं, दैट इज द रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव में क्या होगा वैसे ही, प्रो मतलब हमारे पास क्या है, प्रो मतलब मैं बोलूंगी कि न्यू मेमोरीज, प्रो एक्टिव बोला गया, प्रो एक्टिव। सो जब भी एक्टिव का बाद आए, अगर प्रो बोला गया तो न्यू मेमोरीज, उसको हिंडर कौन करेगा, कौन एक्टिव है, ओल्ड मेमोरीज, तो ओल्ड मेमोरीज हिंडर द एबिलिटी टू मेक द न्यू मेमोरीज, तो ये आपका प्रोएक्टिव है। हो गया प्रोएक्टिव रेट्रोएक्टिव, समझ आया? बताओ। ओके, बस इतना है, इतना है, आपको ये सारे स्टोरीज नहीं लिखने हैं, बिकॉज आपका ओनली 5 पेजेस का नोट्स बनाना है, 5 to 6 पेजेस का, ये सारे बहुत ज़्यादा दिया गया था कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, उतना लिख दिया, मार्क हो गया। अभी डायरेक्ट आ जाना क्यूज में, बिकॉज द क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई चीज़ों को याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवन इफ न्यू मेमोरीज अगर गेन भी करना तो क्यूज बहुत चाहिए। सो अभी देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूज दैट कैन स्टॉप दिस टाइप ऑफ फॉरगेटिंग। ऐसे क्यूज होते हैं जो कि फॉरगेटिंग को रोक सकता है। क्या है पहला क्यू ना, सिमांटिक क्यू। सिमांटिक क्यूज क्या है, आर यूज, ये सारे यूज होते हैं व्हेन मेमोरी इज रिट्राइव्ड। कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, अदरवाइज योर माइक्रोफोन प्लीज। माइक्रोफोन ऑन ऑफ करिए, ऑन है आपका। फॉरगेटिंग को क्या है, सिमांटिक क्यूज। Semantic cues are used when a memory is retrieved because of its association with the another memory. For example, someone forgets everything about his trip to a place until he is reminded that he visited a certain friend there, and that we causes him, or that we use that cue, that means यहाँ पे जो cues हैं वो use हो रहे हैं, and some information should be recollected again, and many more events should be occurred there. तो ऐसे मैं कुछ कुछ बोल रही हूँ कि अभी भी जाएंगे तो ऐसा ही होगा, हम फिर से ट्रिप में जाने वाले, बट बिफोर दैट ट्रिप, बिफोर दैट न्यू ट्रिप, जो ओल्ड ट्रिप हो गया है, जो सेम प्लेस में हुआ था, तो क्या कुछ हुआ है, कैसे जानते हो बताओ? अगर आपने पहले कभी ट्रिप गए हो एंड वो ट्रिप आप भूल गए हैं, अभी अगेन उस प्लेस को ट्रिप जा रहे हो, बट यू कांट रिमेम्बर दैट ट्रिप, ओके, अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कौन से ऐसे चीज़ हैं जो इंफॉर्मेशन है, एक्ट एज अ क्यू फॉर दिस टाइप ऑफ मेमोरी और रिकलेक्टिंग मेमोरीज फ्रॉम दैट क्यूज, कौन से हो सकते हैं? पिक्चर्स, पिक्चर्स होंगे, पिक्चर्स, वीडियोज, ब्लॉग्स, पिक्चर्स, वीडियोस, ब्लॉग्स, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। पिक्चर्स आर ऑलमोस्ट रिकलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस और द पास्ट,
ठीक है, प्रीवियस और पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसके भी अगर इंफॉर्मेशन अगर बैक चाहिए तो यू कैन कलेक्ट फ्रॉम दैट पिक्चर्स। सो आप एक ट्रिप में गए थे एंड उसका इंफॉर्मेशन आप एज ए पिक्चर कैप्चर करके रखें, बट यू कैंट रिमेंबर इट नाउ। सो आपको अगर कोई एक पिक्चर्स दिखाया जाता है, पिक्चर्स आर द सिमेंटिक क्यूज, पिक्चर्स हो गए, ऑडियोज हो गया या वीडियोस हो गए, ब्लॉग्स हो गए, अगर किसी ने दिखा दिया तो यू अगेन कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप अगेन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, ये सिमेंटिक क्यूज है। स्टेट डिपेंडेंट क्यूज क्या होता है, देखो स्टेट डिपेंडेंट क्यूज, स्टेट डिपेंडेंट जो क्यूज हैं आर गवर्नड, दैट इज नॉट गवर्नमेंट, गवर्नड बाय द स्टेट ऑफ माइंड। आपका दिमाग इसको चलाता है। स्टेट बोला गया ना, स्टेट मतलब अवस्था, दैट इज नॉट स्टेट, हमारा जो स्टेट है वैसा नहीं, ये अवस्था बोला गया। ठीक है, दैट इज द अवस्था और स्टेट। स्टेट डिपेंडेंट क्यूज, सपोज आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोई भी पर्सन का मेंटल स्टेट बहुत मैटर करता है जब इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। क्या होता है ना, स्टेट डिपेंडेंट क्यूज आर गवर्न बाय द स्टेट ऑफ माइंड, इतना याद रखोगे, स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू चलेगा, स्टेट ऑफ माइंड। एंड एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग, जैसा उसका मूड रहता है उसी के जैसा वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इमोशनल और मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन सच एज बीइंग, क्या हो जाएगा, बोलोगे मैम अभी ऐसा क्या है जो, सपोज हम बोल सकते हैं इन एब्रिएटेड। ठीक है, इन एब्रिएटेड मतलब प्रॉपर सिचुएशन में नहीं रहना या प्रॉपर कंडीशन में नहीं रहना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अनहैप्पी, देन एंसियसनेस, ड्रग्ड, अपसेट एटसेट्रा। दीज आर द small small amount of emotions which maintain your total state of mind, control everything of your that period। मतलब over the period अगर देखोगे तो time गुजर गया है, but that period, in that period when your state of mind is very unhappy and you go to somewhere and you collect some information but your mind is not okay, mind is not okay, then that type of information which is collected by yourself in that moment is not happen for the longer period, that should be vanished after some time, that should be vanished after some time. But some cues are there, as per the emotion you collect some information in the noted format or written format or in the form of audios, in the form of pictures, so that you can save it for the later। ठीक है, उसको आप लेटर के लिए सेव कर सकते हो एंड इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे ना, इंफॉर्मेशन को बार बार यूज कर सकते हो। तो इंसान का दिमाग हमेशा सही रहे ये कोई गारंटी नहीं है, तो उसके मूड के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके वो उस मोमेंट में जो भी काम करता है उसको बचाने के लिए हम कुछ क्यूज का यूज करते हैं, दैट इज द पिक्चर्स, मॉडल्स और एनी टाइप ऑफ थॉट एटसेट्रा। रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है, उसको हमने इसमें रखा। कंटेंट मतलब कंटेंट डिपेंडेंट और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज बोल सकते हो, दैट इज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट एंड सिचुएशन। एक में बोला गया कि पहले में क्या था ना, पहले में आपका सिमेंटिक क्यूज था, दैट इज द पिक्चर्स, जहाँ पे आपने ओल्ड एक्सपीरियंस गेन किया है एंड ओल्ड एक्सपीरियंस से आप न्यू एक्सपीरियंस को जोड़ रहे हो ताकि आपको बॉन्ड मिल सके। ठीक है, स्टेट डिपेंडेंट पे इमोशंस के बेसिस है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट पे आपके एनवायरमेंट एंड सिचुएशन के बेसिस है। सो मेमोरी रिट्राइवल कैन बी फैसिलिटेड, जो आप मेमोरी रिट्राइव करते हो तो वो फैसिलिटेट कैसे होता है, रेप्लिकेशन ऑफ द कंटेंट इन व्हिच द मेमोरी वाज एनकोडेड। जब हम इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उस पीरियड में हमारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, मेमोरी में एनकोडेड हो जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें क्या क्या रह सकता है ना, वेदर, कंपनी, लोकेशन, स्मेल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी चीज़ का बदबू हो गया या फिर बहुत अच्छा सा स्मेल होगा, hearing a certain song और even testing a specific flavor। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज हैं जिसे आप अपने जो प्रॉपर वे से किसी चीज़ को याद करने के लिए सराउंडिंग से एक एक चीज़ों को रखते हो साइड बाय साइड, जिसके थ्रू हेल्प मिलता है। सपोज आप बोलोगे मैम इसमें हेल्प क्या मिलेगा, तो कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम से पहले गाना सुनते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, तो इससे उनको बेनिफिट मिलता है कि उनका मेमोरी स्ट्रांग होता है, उससे उनका मेमोरी को रेस्ट मिलता है, तो उनका मेमोरी स्ट्रांग होता है। इतने सारे क्यूज हैं। अभी सजेशन क्या दे बताओ, बोलोगे सजेशन क्या दे ना, सजेशन ऐसा है कि कोई मेमोरी को अगर मुझे खराब नहीं करना, मेमोरी को भूलना नहीं है, तो रिवीजन करेंगे। सो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट याद आएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़े हो। सो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, जो भी आप काम करते हो उसका इफेक्ट आता है। अगर प्रॉपर इफेक्ट डालना है तो री करना पड़ेगा प्रॉपरली,
रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा, जो कि क्वाइट इफेक्टिव है, हेल्पफुल है इन दिस रिगार्ड. सो गुड ओरिजिनल इंप्रेशन कपल्ड विद द जुडिशियस रिपीटेशन गिव्स गुड रिजल्ट्स ऑफ मेमोरी. अभी मैंने बोला इतना इजी नहीं है ये वर्ड्स, तो इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि व्हेन you need to remember something or you need to recollect the information of that experience, you want some motivation or you want some reinforcement. So that is the point when you took some revisions you need also some motivations with that. तो आपने कुछ पहले जो रिविजन्स किया है उसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, so that you have the maximum capacity to build the past experience or to build the past experience again with the new one. तो ऐसा करने से आपका रिवीजन प्रॉपर होता है. रिवीजन मतलब रिपीटेशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज. अभी बोला था मोटिवेशन. समटाइम लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज कॉजेज द फेडिंग ऑफ मेमोरी. अगर आप बोलोगे आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो आपका मेमोरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो ये एक जेन्युइन सा बात है कि इंटरेस्ट ड्राइव्स ए लॉट. ये आपको बहुत चलाता है इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में रहता है उसी चीज़ में आप बहुत अच्छे काम करते हो. तो टीचर हैं, पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों का इंटरेस्ट को ला सकते हैं एंड उनको मोटिवेट कर सकते हैं. तो उनके लिए जो भी डिज़ायरेबल मटेरियल्स हैं, टीएलएम है, वो हम देंगे बच्चों को. तो उसके थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट आएगा. टाइम गैप बिटवीन द टू लर्निंग एक्टिविटीज. सपोज देयर आर टू लर्निंग एक्टिविटीज ए एंड बी एंड इन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है, बट समहाउ आपने इसको कंटिन्यूस में नहीं पढ़ा. इसको एक पढ़ने के बाद आप 2-3 साल का गैप देते हो या फिर 6 मंथ्स 1 ईयर का गैप देते हो एंड उसके बाद बी वाला लर्निंग एक्टिविटी करते हो. तो इससे भी आपका क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है. बट हम अगर क्या करें ना, टाइम लिमिट को कम कर दें. मतलब टाइम जो गैप था उसको 2-3 ईयर्स ना करके 2-3 आवर्स कर दो, 2-3 मंथ्स कर दो, या फिर और भी शॉर्ट कर दो, 2-3 डेज कर दो. तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएगा एंड आपको अच्छे से मेमोरी फिक्स हो जाएंगे या फिर आप फॉरगेट नहीं करोगे. लेट द चाइल्ड हैव नो फियर. अब बच्चों को जब भी पढ़ा रहे हो ना, या फिर उनके मेमोरी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो एंड फॉरगेटिंग को हटाना चाहते हो, तो उसके लिए सजेशन ये है कि बच्चों को एनवायरनमेंट ऑलवेज फ्री दे दो. ऑलवेज फ्री दे दो. जब बच्चे खुद से बड़े होते हैं, फ्री रहते हैं, बर्डन फ्री रहते हैं ना, तो उनका नर्वसनेस, फियर सब कुछ हट जाता है एंड कोई भी चीज़ करने में वो डरते नहीं है. तो लेट द चाइल्ड हैव नो फियर. तो बच्चे को ऐसे बनाओ जहाँ पे वो डरे ना. अभी कर्व्स ऑफ फॉरगेटिंग आपको नहीं चाहिए. हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में जाएंगे. क्या हम इतना समझ चुके हैं? यस और नो? क्या हम इतना समझ चुके हैं सजेशंस तक? यस और नो? हेलो, मैं ऑडिबल? आप लोग इतना साइलेंट हो जाओगे ना, साइलेंट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब पूछूं अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी बोलोगे ना हमारे पास रिविजन्स का भी टाइम नहीं होगा, इसलिए पूछ रही हूँ. क्या हम लोग इतना क्लियर है? सारे बच्चे बोल दो प्लीज, क्लियर है इतना तक? नेक्स्ट चलूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगी 1.4 में. चलो देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. तो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में 1.1 में भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ाया था. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हॉराइजॉन्टल वर्टिकल, याद आ रहा है? हॉराइजॉन्टल वर्टिकल. देखो, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, बायलैटरल ट्रांसफर. तो वहाँ पे ऑलरेडी नोट्स हैं, ठीक है, उसको पढ़ सकते हो. लैटरल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर. जो लैटरल ट्रांसफर है, जो साइड बाय साइड मूव करता है, समहाउ उसको ही हम लोग हॉराइजॉन्टल ट्रांसफर भी बोलते हैं. कभी कभी वर्टिकल एंड हॉराइजॉन्टल में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैम ये दोनों सेम है? यस सेम है. तो अभी मुझे लगता है कि ये पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा देती हूँ. वहाँ पे अगर 1.1 लिख चुके हैं लर्निंग टीचिंग का, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, तो वहाँ पर मैंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा दिया था. तो उसी नोट्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है और ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन लाइफ इन जनरल इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग. ये तो नॉर्मल सा लाइन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर्टिकुलर सेंस में अगर यूज़ करो तो. लर्निंग ऑफ वन थिंग, यहाँ से पकड़ो, लर्निंग ऑफ वन थिंग हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ समथिंग एल्स इज यूजुअली कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. क्या मैंने बोला? किसी चीज़ को अगर सीख रहे हो, ठीक है, ठीक है ना, कोई चीज़ आप सीख रहे हो, सपोज आपने एक लर्निंग सीखा एंड उसी स्किल को यूज़ करके, जब लर्निंग सीख रहे हो, लर्निंग इज ए स्किल,
उस स्किल को सीखने के बाद आपने उसी के हेल्प से दूसरा कोई स्किल सीखा या दूसरा कुछ लर्निंग किया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सपोज ए एंड बी दोनों है, आप ए को सीख चुके हैं एंड इसको यूज करो, इसका एक्सपीरियंस को यूज करो बी को सीखने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Even our practical matters of the daily life experience gained in the field, one field help in the learning things in other field। अगर आपको साइकिल चलाना आता है, so आप क्विकली इजीली आप जानते हो कि स्कूटी चलाना क्या है। बोलोगे मैम इन दोनों में तो कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है बट पैडल मारना तो आता है। तो स्कूटी में तो पैडल नहीं है बट बैठना कैसे है, आपको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि साइकिल में भी एक ही चीज़ है कि आपको फोकस करना पड़ता है, रास्ते में कौन सा साइड में चलोगे वही डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना रहता है। स्कूटी में भी सेम है, बट स्कूटी में और थोड़ा सीखना पड़ता है। तो दो डिफरेंट थिंग मैंने बोला, एक साइकिल चलाना, एक स्कूटी चलाना। अभी साइकिल में जो एक्सपीरियंस लिया उसी एक्सपीरियंस को मैंने यूज किया स्कूटी चलाने में। ठीक है, तो दो डिफरेंट लर्निंग, एक बाईसाइकिल चलाना, एक स्कूटी चलाना। तो इसमें पहला वाला लर्निंग स्किल दूसरे वाले स्किल को सीखने के लिए अगर हेल्प करता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी चलो यहाँ पे डेफिनेशंस में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल्स मतलब टिक किया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ को उतना कर लेना। एच सी इलिस, ठीक है, एच सी इलिस। तो एच सी इलिस क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स that experience or performance on one task influences performance on some subsequent task। यही चीज मैंने बोला, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स क्या होता है ना, दैट एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस ऑन वन टास्क, एक चीज में एक काम में सीखा हुआ जो भी लर्निंग है जिसका एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करता है दूसरे परफॉर्मेंस को, दूसरे सब्सिक्वेंट टास्क को, जो टास्क आ रहा है या फिर कोई और चीज को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ए एंड बी दो डिफरेंट टास्क है, ए का सीखा हुआ चीज अगर बी को सीखने में इन्फ्लुएंस करता है देन ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। फिर आया गुथरी एंड पावर्स, ठीक है, गुथरी एंड पावर्स। तो गुथरी एंड पावर्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है आपको पता है, पहले भी सिखा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू गुथरी एंड पावर्स देन आपको सेमी कॉलन देना है, हाइफन देना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है एंड लिखना है। ट्रांसफर में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग बिहेवियर। ट्रांसफर क्या है ना, ट्रांसफर इसे बोलते हैं ना, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई चीज को, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग, कोई चीज को बड़ा कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। अदरवाइज आप अप्लाइंग बिहेवियर, आप अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स में अप्लाई कर सकते हो, उसको आप सीख सकते हो, ये बोला गया। अभी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितना है ना, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ लर्निंग। मैंने आपको समझाया था थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग, बट यहाँ पे फोर टाइप्स आपके बुक में गिवन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बायलैटरल। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होगा ना, व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन फैसिलिटेट लर्निंग्स इन अदर सिचुएशन। छोटा छोटा करके पढ़ना, ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है, ये लाइन इतना चाहिए। क्या है ना, एक सिचुएशन को मैंने लर्निंग सिचुएशन से कुछ सीखा, वो लर्निंग सिचुएशन जब फैसिलिटेट करा मतलब अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि दूसरा चीज़ों को सीखो, ठीक है, दूसरे चीज़ों को सीखो, दूसरा स्किल्स और दूसरे सिचुएशन में कुछ सीखो, सो इसे हम पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है, नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ए स्कूटर टू ड्राइविंग ए कार। देखो दो डिफरेंट थिंग, अभी मैंने साइकिल एंड स्कूटी का बोला था, वैसे ही सेम चीज़ है, स्कूटर चलाना आता है तो उसी इंफॉर्मेशन को लेके आप कार चलाना सीखोगे। तो दो, आपका स्कूटी जो आपने सीखा ये आपको एक पावर देगा, कॉन्फिडेंस देगा, या फिर आपको एक सिचुएशन देगा कि इन्फ्लुएंस हो जाओ, मोटिवेटेड हो जाओ, कार चलाना सीखना है, तो ये हो गया फैसिलिटेट्स, पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या है ना, ऑपोजिट कर देना, जहाँ पे फैसिलिटेट लिखे थे वहां पे आप क्या लिख दोगे, हिंडरेंस लिख दो, ठीक है। व्हेन लर्निंग ऑफ वन टास्क मेक्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क हार्डर। एक चीज सीखे हुए थे, एक स्किल सीखे हुए थे, वो जब दूसरे स्किल को सीखने में डिफिकल्टी पैदा करता है या फिर हार्डर बना देता है दूसरे स्किल को, तो उसको नेगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। अभी बहुत बच्चे होंगे क्या है मैम नेगेटिव ट्रांसफर का एग्जाम्पल दीजिए। नेगेटिव ट्रांसफर देखो, प्लूरल फॉर्म ऑफ हाउस क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ हाउसेस अप्लाइज दिस नॉलेज इन सच अ वे दैट प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, ठीक है। तो हाउस, हाउसेस होते हैं प्लूरल फॉर्म, माउस का क्या होगा, अगर इसी के बेसिस में रहते हैं माउसेस होना चाहिए था, बट क्या हो जाता है बताओ, माउस का, माउस का क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, माइस हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया, चेंज हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये फैसिलिटीज नहीं दे पाया कि हम लोग अगर सोचेंगे एक
चीज सीखा था उसी को अप्लाई कर देते तो पढ़ाई इजी हो जाता ना। तो इजी नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बुक्स होते हैं बट सीप सीप नहीं होता। फ्लॉक ऑफ स्लीप सॉरी फ्लॉक ऑफ सीप होते हैं, मतलब जो ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहना। ठीक है, सीप सीप्स नहीं बोलेंगे। जैसे टिथ, टिथ का क्या होगा बताओ? प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म टिथ। टिथ का क्या आता है? ये आता है? टिथ का क्या आता है? टूथ हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ कुछ चीजें हैं जो कि नेगेटिव ट्रांसफर में होते हैं। जीरो ट्रांसफर क्या आ जाएगा बताओ? जीरो है, ना हिंडरेंस कर रहा है ना फैसिलिटेट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। एक चीज में सीखा हुआ स्किल दूसरे में हेल्प भी नहीं कर रहा है, ना ही रुकावट बन रही, कुछ भी नहीं कर रहा है। सो व्हेन लर्निंग ऑफ वन एक्टिविटी नाइदर फैसिलिटेट नॉर रिटार्ड्स द लर्निंग ऑफ न्यू टास्क। ठीक है, इसको जीरो बोलते हैं, मतलब कोई भी नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ। देखो, नॉलेज ऑफ म्यूजिक टू एरोप्लेन फ्लाइंग और नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टू मैथमेटिक्स। मैं बोलूंगी लैंग्वेज मैंने सीखा है तो मैथमेटिक्स में वो हेल्पफुल होगा क्या? लैंग्वेज मैंने सीखा है तो लैंग्वेज मैथमेटिक्स में कोई हेल्प कर सकता है? लैंग्वेज नो, है ना, हेल्प नहीं कर पाएगा, वही चीज है। अभी बायलेटरल ट्रांसफर क्या होता है ना? नॉर्मली द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड। आपके बॉडी में दो पैर, दो हाथ, ठीक है, ये दोनों आपके बॉडी के लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है। बाय मीन्स टू, लेटरल मतलब दो साइड्स हैं, तो दोनों साइड्स में क्या है? हाथ। अभी बोलो आपने राइट हैंड से कुकिंग करना सीखा था, तो क्या आपको लेफ्ट हैंड में कभी चलाना पड़ा, कढ़ाई को चलाना पड़ा तो आप कर नहीं पाओगे क्या? नमक डालना पड़ा, डाल नहीं पाओगे क्या? इज इट पॉसिबल और नॉट? बोलो। पॉसिबल। दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, एक हाथ में सीखा हुआ चीज दूसरे हाथ को ट्रांसफर हो ही जाएगा। एक हाथ से सीखे हो दूसरे हाथ में चला जाएगा। अभी बोलो फुटबॉल खेलना सीखा था एक पैर से, सोच लो मैंने राइट लेग का यूज किया ज्यादा, अभी बोलो लेफ्ट में आएगा कि नहीं? ऑब्वियस आएगा। ये कनेक्टेड है, बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से मोटर स्किल्स को लेके है, थोड़ा सा मार्क करना हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स नहीं चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज द गैगनेस 1970s क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, या क्लासिफाइड ट्रांसफर इनटू, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इनटू टू टाइप्स। आपके बुक में थोड़ा बहुत गलतियां हैं, ये क्रोम से कॉपी पेस्ट हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ठीक करोगे। ठीक है, लेटरल ट्रांसफर क्या होता है ना? लेटरल ट्रांसफर होता है जो साइड बाय साइड चलता है। सो व्हिच ऑकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग एंड लेटर लर्निंग आर ऑफ द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मतलब पहले जो सीखा था, जो अब मैं सीख रहा हूँ, ये दोनों ही सेम डिफिकल्टी लेवल में चल रहा है, तो इसको हम लैटरल बोलेंगे। मतलब जो दो टास्क कर रहे हो, दोनों टास्क सेम वे से डिफिकल्ट लग रहा है, या दोनों ही हैम्पर कर रहे हैं, बच्चों को रिलेशन से पता नहीं चल रहा है, या टेंशन लग रहा है कि दोनों काम ही हार्ड है, तो उसको हम लैटरल ट्रांसफर बोलेंगे। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होगा बताओ? ऊपर जाना है, ठीक है, लोअर टू हायर जाना है। तो बिहेवियर में भी एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर तक जाना है। लोअर बिहेवियर लेवल टू हायर बिहेवियर लेवल में अगर कोई चीज ट्रांसफर होता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द लोअर बिहेवियर लेवल टू हायर बिहेवियर लेवल, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, क्या हम इतना समझ चुके हैं? एक्टिविटी एक्शन है, मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या है? यस, इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन दे देते हैं ना। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एरोजिंग द एक्शन, मतलब किसी को अगर बोलते हैं ना मोटिवेट कर लेते हैं, जस्ट लाइक हम उसको पुश कर रहे हैं, चलो भाई आगे चलो। जैसे मैं एवरी डे आप लोगों को, आप लोग इतने बच्चे हो नियर अबाउट अभी क्या है ना, 90 बच्चे पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे आ रहे जा रहे हैं ऐसे हो रहे हैं, तो 90 to 100 स्टूडेंट्स अभी है यहाँ पे प्रेजेंट। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत रेगुलर हैं, दे मेंटेन देयर रेगुलरिटी बिकॉज ऑफ दैट मोटिवेशन कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। सो दैट इज द मोटिवेशन, एंड आपका जो रेगुलरिटी आप शो करो, दैट इज योर एक्टिविटी, आपका एक्टिविटी है। वी हैव टू मेंटेन आवर नोट्स, वी हैव टू क्लियर आवर ऑल डाउट्स। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपके एक्शंस हैं, उसी एक्शंस को मैं थोड़ा सा प्रोमोट कर रही हूँ। तो प्रोमोट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? थोड़ा पुश कर देती हूँ, अभी पुशिंग मिलेगा मोटिवेशन से। सो मोटिवेशन एक प्रोसेस है
प्रोसेस ऑफ एरोजिंग द एक्शन, कोई एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो होता है मोटिवेशन। एंड इससे क्या होता है ना, सस्टेनिंग द एक्टिविटी इन प्रोसेस, प्रोसेस को आगे लेके जाता है, थोड़ा बैलेंस में लेके आता है। एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, वो एक्टिविटी का जो पैटर्न है उसको भी रेगुलेट करता है। मोटिवेशन रेफर्स टू द स्टेट्स विद इन ए पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव्स बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल्स। मोटिवेशन आपको एक बोल सकते हैं ना, मोटिवेशन जैसे मैंने बोला कि एंसियस या फिर आपका जो इमोशंस हैं, गुस्सा है, ये सारे क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है, एक अवस्था है, आपके माइंड का एक एक स्टेज है, ठीक है। अभी वैसा ही है मोटिवेशन, कि मोटिवेशन आपको एक वन काइंड ऑफ गोल तक पहुंचाने के लिए एक स्टेट है। आपको मैं पुश कर रही हूँ, तो पुशिंग एक टाइप का स्टेट है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है कि आपको मैं तैयार करूँ। एंड एक बार आप तैयार हो जाओ तो आगे ही आप चलते जाओगे। तो ये पर्सन हो, एनिमल्स हो, सबके लिए चाहिए। डेफिनेशन देख लो, दो डेफिनेशन गिवन होगा, दो नहीं, हाँ दो डेफिनेशन गिवन है, एक है अंडरवुड का, एक है गिलफोर्ड का। कोई एक डेफिनेशन कर लेना हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमें कोई भी एक डेफिनेशन से हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज अंडरवुड, सेकंड वन इज गिलफोर्ड, ठीक है। अंडरवुड क्या बोलते हैं देखो, मोटिवेशन मीन्स द क्लासेस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब सिंपल, अगर कभी भी पढ़ाई के मामले में ऑपरेशन मिल जाए वर्ड, तो दैट मीन्स एक्टिविटी समझ लेना, these are the activities. So motivation means the classes of operation or classes of activities used to produce and measure the changes in performance and changes in energy output. Output मतलब क्या होगा बताओ, output means result, yes or no, output means result, result ना, okay. So energy output, आप जो अपना कोशिश कर रहे हो ना, कोशिश किस में दिखता है ना, जब आप एग्जाम हॉल में लिख के आते हो, एंड वहीं आपका एनर्जी का सही मतलब पता चलता है कि आपके पास कितना कैपेसिटी है, एनर्जी कितना है, कितना आप लड़ पाते हो, कितना आप आगे लेके जाते हो। तो इसी चीज को मेजर करने के लिए और इसी चीज को पुशिंग करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, एज पर दी अंडरवुड। अंडरवुड के बाद आता है हमारा गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग मोटिवेशन रेफर्स टू ऑल द इंटरनल कंडीशन। इंटरनल मोटिवेशन हमेशा आपके दिमाग में काम करता है, मोटिवेट करता है, सो दैट द इंटरनल एक्टिविटीज, इंटरनल कंडीशंस दैट स्टीयर अप द एक्टिविटी, जो घुमा फिरा के एक्टिविटी को आगे लेके जा रहा है एंड एक्टिविटी को बैलेंस में लेके आ रहा है इंडिविजुअल का, तो दैट इज गिवन बाय, और दैट वाज गिवन बाय गिलफोर्ड, ठीक है। अभी देखो मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा ना, मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से आया, मूवेर, मूवेर, ठीक है, मूवेर, मूवेर मतलब टू मूव, टू मूव। तो मोटिवेशन मूव करना, मूव करने से एक एक्टिविटी कंप्लीट होता है या एक एक्टिविटी को हम गोल तक पहुंचाते हैं, वही चीज़ है मोटिवेशन। टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट, किसी चीज़ को एनर्जाइज कर देना मतलब एनर्जी दे देना कि तुम कर सकते हो, चलो आगे बढ़ो, या किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देना, तो उसके लिए जो चाहिए वो मोटिवेशन है। इसका नेचर क्या है, अगर देखो तीन वर्ड्स में मैंने डिवाइड कर दिया, कुछ भी लिख सकते हो, नेचर, फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम क्या करेंगे ना, बेस्ड ऑन मोटिव्स, मोटिवेशन ऑलवेज मोटिव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा क्या करवाना चाहते हो बच्चों के थ्रू या पर्सन्स के थ्रू, उसी के बेस पे आपका मोटिव्स के बेस पे क्या बनता है, मोटिवेशन बनता है। अफेक्टेड बाय मोटिवेटिंग मतलब मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ, बहुत देने के बाद आप अफेक्टेड हो जाओगे, इसी इफेक्ट से क्या क्या आप कर सकते हो वो भी देखना पड़ेगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल के एज पर द गोल ये फिक्स्ड होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। लास्ट वन इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, कभी कभी मोटिवेशन आपको सेटिस्फैक्शन लेवल तक भी ले जाता है। सो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स हम व्हेन वी केयर अबाउट समबॉडी, दे फील दैट motivation or that energy putting which was putting by other person or you, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने डाला हो या फिर पुटिंग बाय अदर पर्सन और अदर पर्सन हु लिव इन दिस सोसाइटी, ठीक है, जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं, वो अगर किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना चाहते हो तो उनमें जो एनर्जी डालते हैं ना, एनर्जाइज और टू एक्टिवेट, तो एक्टिवेट करने के लिए जो करते हैं उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। हो गया। और क्या है, पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी, टोटलिटी मतलब होली, कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पे पर्सन जब मोटिवेट होता है वो अधूरा मोटिवेटेड नहीं होता कि वो दो लाइन कर दे खत्म हो गया। मोटिवेशन करो तो बच्चों को ऐसा करो या पर्सन को ऐसा करो जैसे उसके गोल तक वो पहुंच जाए, कंप्लीट हो जाए।
मोटिव सस्टेन बिहेवियर, मोटिव की वजह से जितने भी मोटिवेशन आते हैं ना, जो मोटिव होता है उसके वजह से ही आपका जो बिहेवियर है वो बैलेंस में रहता है या चेंज होता है। मोटिव्स ओरिजिनेट एंड एनर्जाइज बिहेवियर, मोटिव जो क्रिएट होता है, ओरिजिनेट होता है, वो बिहेवियर को एनर्जाइज करता है या फिर चेंज करता है। मोटिव्स डायरेक्ट बिहेवियर, मोटिव क्या करता है, बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। मोटिवेटेड बिहेवियर इज सिलेक्टिव बिहेवियर। देखो, मैं आप में डिजायरेबल चेंजेस लाना चाहती हूँ, मैं आप में क्या चेंजेस करना चाहती हूँ कि आपको फोकस होना करना चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, यू हैव टू कैरी द गुड मार्क्स एंड कैरी द गुड फ्यूचर सो दैट यू गेट योर ड्रीम जॉब इन कमिंग टाइम। सो ये सब मेरा गोल है। तो उस गोल को पाने के लिए मैंने आपको मोटिवेशन दिया। अभी ये जो मोटिवेशन मैंने आपको दिया ये आपके बिहेवियर में शो होगा। सो मोटिवेशन के थ्रू जो बिहेवियर मिला दैट इज अ मोटिवेटेड बिहेवियर। सो मोटिवेटेड बिहेवियर ही प्रॉपर बिहेवियर होता है, सिलेक्टेड बिहेवियर होता है पर्टिकुलर गोल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशंस जो होते हैं, मतलब मोटिव्स होते हैं, उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इंट्रिंसिक मतलब क्या हो जाएगा बताओ। इन इन मैं एक हिंट दे रही हूँ, अंदर, बस। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ टाइप ऑफ मोटिवेशन इन विच एन इंडिविजुअल इज बीइंग मोटिवेटेड बाय इंटरनल डिजायर्स। अपने खुद के डिजायर से हो जाओगे, बाहर से कोई बातें आपको बोल दिया, ठीक है, उस बात की वजह से आपके अंदर में जो चेंजेस आए, आपका डिजायर बोलता है हाँ तुम कर सकता है, यू कैन डू इट। आप खुद से बोलोगे एवरी डे, आप मॉर्निंग में उठ के बोलो यू कैन डू इट, तो आप कर पाओगे। ये जो इंटरनल डिजायर है ये क्या है, आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स हो सकते हैं, ये फिजियोलॉजिकल होगा। ठीक है, एलो गायब है, फिजियोलॉजिकल नीड, इमोशनल नीड, आपकी जरूरतें बन सकती हैं। अच्छा बोलो आपको जॉब क्यों चाहिए, किसी ने आपको अभी बोला, बचपन में सबने बोला होगा तुमको गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। अभी कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको नीड होगा गवर्नमेंट जॉब या नॉर्मल जॉब भी। क्या है, मुझे अपना खुद का इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मेरे कुछ जरूरतें हैं उसको फुलफिल करना है। सो उसके लिए जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है ना, हाँ मुझे कोई भी काम चलेगा, मुझे करना है। तो ये जो आपके डिजायर्स है, इंटरनल डिजायर्स है, अंदर से आ रहे हैं, तो इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगा बताओ, आउटसाइड, एक्सटर्नल डिजायर्स, मतलब कोई भी बाहर से आपको प्रेशराइज कर सकता है, फोकसेबल बना सकता है, या फिर आपको बार बार बोल के, या कोई बुक्स दिखा के, कोई नॉलेज दे के आउटसाइड से, या फिर कोई किसी का जो होता है ना आइडियल दिखाना, जैसे सुभाष चंद्र बोस को आपने देखा, उनके एक्टिविटीज को देखा, आप मोटिवेटेड हो गए। किसी पर्सन को, जैसे रामकृष्ण हो गए, या फिर गौतम बुद्ध हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, कोई भी ऐसे पर्सन्स को देख के आप बहुत ज़्यादा, हाँ मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड हो गया हूँ, मैं करूँगा। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, माइनर फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन है, बहुत सारे मोटिवेशन ऐसे भी हैं। रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन, लालच, ठीक है, आपको मैं रिवार्ड्स दूंगी, ये काम करके आना कल, तो दैट इज अ रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन, री करना। देन क्या है, फियर बेस्ड मोटिवेशन, अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिला, अरे ये काम मेरा आज पूरा नहीं हुआ तो कल मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मेरे जॉब से मुझे निकाल देंगे, ये जो डर है, ये फियर बेस्ड मोटिवेशन। अचीवमेंट बेस्ड मोटिवेशन जो हमें बचपन में होता था, अगर मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मेरा गोल फुलफिल हो जाता तो मुझे अवार्ड मिलेंगे या प्राइज मिलेंगे, मैं फर्स्ट हो जाऊंगा क्लास में। पावर बेस्ड मोटिवेशन, समटाइम्स आप कोर्स पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हो एंड आप पावरफुल हो जाते हो। जब कुछ टाइम में क्या होता है ना, बीच बीच में आपको वीक फील होता होगा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, ऐसा कुछ, तो उसी टाइम पे आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, पावर बेस्ड मोटिवेशन लेना पड़ता है। एफिलिएशन मोटिवेशन, जब आपको कोई मोटिवेशन दे रहा है एंड आपको ग्रांटेड कर दे, हाँ ये मोटिवेशन अच्छा है, ये लो आगे बढ़ो, ये हो गया एफिलिएशन। कॉम्पिटेंस मोटिवेशन जो आपको कॉम्पिटिटिव बनाए, वो कंपटीशन मोटिवेशन, मतलब कॉम्पिटेंस मोटिवेशन है। एटीट्यूड मोटिवेशन जिसमें आपके बिहेवियर में चेंजेस आए, दैट इज द एटीट्यूड मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, अभी देखो ये आपके थ्योरीज हैं। बोलोगे मैम इतना ज़्यादा करना पड़ेगा क्या, ठीक है। रोल ऑफ टीचर इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये गिवन है, तो आप इतना ज़्यादा मत लिखना, ओनली 4 से 5 पॉइंट्स लिखना। रोल ऑफ पेरेंट्स भी हैं, 4 से 5 पॉइंट्स लिखोगे हो जाएगा। एंड देन मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग मोटिवेशन, क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी देखो आगे आते हैं थ्योरीज। बोलोगे मैम थ्योरीज इतना लिखना पड़ेगा, इतने सारे लिखने पड़ेंगे,
नहीं, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। देखो थ्योरीज में क्या करते हैं, सारा नहीं लिखना, एग्जाम्पल्स के तौर पे दे देना, थोड़ा थोड़ा लिखना। ए पहला, मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर जो ये है, किसने दिया है मोटिवेशन फैक्टर्स की थ्योरी? हर्ट्जबर्ग। हर्ट्जबर्ग, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो सिंपली इन्होंने क्या किया ना, मोटिवेशन फैक्टर्स बोला गया, दो फैक्टर्स है मोटिवेशन में। एक होता है मतलब नॉर्मली जो मोटिवेशन के थ्रू मिलता है, जो फैक्टर्स मिलते हैं, टू फैक्टर, जो दो फैक्टर्स हैं वो है सेटिस्फैक्शन, नॉर्मली एक सेटिस्फैक्शन होता है, एंड हार्ड वर्किंग। सेटिस्फैक्शन एंड हार्ड वर्किंग, ये जो फैक्टर्स है मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं, वो दोनों लीड करते हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मैं तब तक हार्ड वर्किंग करूंगा। एवरी एम्प्लॉय को आप हार्ड वर्किंग बना रहे हो, ठीक है, बस इतना लिखना, कोई एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट फैक्टर क्या है? हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर, these factors can lead to dissatisfaction and lack of motivation if they are absent। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या है ना, ये फैक्टर्स डिससेटिस्फैक्शन को लेके आता है। फैक्टर्स कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, अगर इसमें कमी कर देते हो तो ये पूरा ही खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल इंक्लूड सैलरी, कंपनी पॉलिसीज, बेनिफिट्स, रिलेशनशिप विद मैनेजर्स एंड द कोवर्कर्स। कैसा देखो, अभी आप एक ऑफिस ओपन किए हो एंड बोल दो कि तुम्हें फ्री में काम करना है, मैं पैसा नहीं दूंगा, सो वहाँ पे लोग काम करने में इंटरेस्ट होंगे क्या? इंटरेस्टेड होंगे? एक दो दिन काम किया फिर इंटरेस्टेड होंगे? नो। तो डिससेटिस्फैक्शन क्या है? मुझे सैलरी नहीं मिलेगा। डिससेटिस्फैक्शन क्या है? कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई कुछ मोटिवेशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये हो गया। मतलब क्या है ना, सैलरी भी कभी कभी हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सैलरी मैं इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ, अगर यूट्यूब से कभी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ये क्या होता है कि लोग जब कुछ काम करते हैं, अगर आपको वो काम पसंद आता है तो हमें रिवार्ड्स पसंद आते हैं कि मैम आपने आज अच्छा पढ़ाया, तो ऐसे आपसे तो फीडबैक मुझे कुछ नहीं मिल रहा ना, मैंने आपको समझाया था कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज just like you need reinforcement or rewards for your learning or for your improvement, similarly I need also that type of reward or that type of reinforcement to improve my teaching skill and provide that much of effort again and again। मैं बार बार वैसे ही पढ़ाना चाहती हूँ, एवरी डे सेम लर्निंग करना चाहती हूँ, सेम टीचिंग देना चाहती हूँ। लर्निंग करूंगी तभी तो टीचिंग दूंगी प्रॉपरली, तो आप जितना मुझे हेल्प करेंगे उतना ही मिलेगा। तो ये चीज होता है कि जब भी आप डिससेटिस्फाइड रहते हो तब आपको मोटिवेशन जीरो मिलता है। तो ये हो गया आपके हाइजीन का जो फैक्टर थ्योरी है, या फिर हाइजीन फैक्टर्स। अभी आए मैस्लो, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो के मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि हमारे कुछ नीड्स हैं, ठीक है, कितने नीड्स हैं? टोटल 5 नीड्स हैं। टोटल हमारे पास ऐसे करके अगर डायग्राम करते हैं तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा है। पहला नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, फूड वाटर शेल्टर, ठीक है, मुझे ये सब चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं, दैट इज योर फिजिकल नीड, ठीक है। अभी देखो, जब फिजिकल नीड मिल जाता है, मुझे फिजियोलॉजिकल नीड, मुझे खाना मिल गया, पानी मिल गया, घर भी मिल गया, सब मिल गया, तो मुझे अभी ना सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा फिक्र रहता है कि मुझे सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी आपका सेकंड में आता है, सेफ्टी। अभी यहाँ पर सेफ्टी क्या है ना, हेल्थ सेफ्टी हो सकता है, मतलब जो आप बनाते हो LICs वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस बनाते हो, सिक्योरिटी बेसिस पे हो सकता है, या फिर पर्सनल लेवल में भी हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लव एंड बिलोंगिंग। जब मुझे सिक्योरिटी मिल गया, सेफ्टी मिल गया, इसके बाद मुझे प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, फैमिली के साथ ये होना चाहिए। इसके बाद जब मुझे ये भी मिल गया तो मुझे एस्टीम मिलना पड़ेगा, सेल्फ एस्टीम। मैं कौन हूँ, मेरा एक नाम होना चाहिए, मैं सेल्फ रेस्पेक्टेड बनना चाहता हूँ, मेरा एक नाम होना चाहिए, सबके सामने मेरा रेस्पेक्ट होना चाहिए, दैट इज योर एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। ये फोर्थ पॉइंट पे आया। लास्ट वन, जब सब कुछ समझ गया तो मैं कुछ तो अपने डिजायर का भी करूंगा ना, जो पॉसिबल है मेरे द्वारा करने का। मैंने इतना साल अपने बारे में नहीं सोचा, तो थोड़ा तो सोचूंगी। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जब आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो एंड डिजायर टू अचीव एवरीथिंग, उसके लिए ही आप चाहते हो कि आप सब कुछ जीत जाओ, सब कुछ आप मिल जाए आपको। तो ये 5 पॉइंट्स है। पहले फिजियोलॉजिकल आया, सेकेंडली आपको सिक्योरिटी लेवल में आया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड में आपको बिलोंगिंगनेस एंड लव आया, फोर्थ में आपको एस्टीम आया, एंड फिफ्थ में आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर आया हॉथोर्न इफेक्ट।
Hawthorne effect. Hawthorne effect was first described by Henry A. Hawthorne कोई पर्सन का नाम नहीं है, वो इफेक्ट का नाम हॉथॉर्न है. एंड Landsberger in 1950, who noticed a tendency for some people to work harder and perform better when they were being observed by researcher. ठीक है, जब वो रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, बहुत लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, जिनका नाम है लेंसबर्गर. तो उन्होंने नोटिस किया 1950 में लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जब वो किसी के अंडर काम करते हैं या कोई उन पे बॉस जैसा रहता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत वर्क हार्ड करते हैं, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए. तो ये बोला गया. ठीक है, लास्ट थ्योरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. एक्सपेक्टेंसी वर्ड से ही समझ आ रहा ना, एक्सपेक्ट मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कोई चीज़ों को. सो दिस थ्योरी पोजेसेस दैट पीपल will choose how to behave depending on the outcome they expect as a result of their behavior. देखो, मैं अभी चाहती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें मिल जाए एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं बिहेव करना भी स्टार्ट करती हूँ. यही होता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. मेरा एक्सपेक्टेंसी है कि मेरे गोल्स फुलफिल हो जाए, मुझे बड़े से कोई एक जॉब मिल जाए, तो उसके बेसिस पे ही मैं बिहेवियर को शो करती हूँ. इन अदर वर्ड्स, वी डिसाइड व्हाट टू डू बेस्ड ऑन व्हाट वी एक्सपेक्ट द आउटकम टू बी. क्या आउटकम आएगा उसी के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कैसा आपको बिहेव करना चाहिए. एट वर्क इट माइट बी दैट वी वर्क लॉन्गर आवर बिकॉज वी एक्सपेक्ट ये पे राइज. मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा पैसा बढ़े, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम काम करती हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ. रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, खुद से भी लिख सकते हो इसको, कि रोल ऑफ टीचर गिव फ्रीक्वेंटली एंड पॉजिटिव फीडबैक. अभी समझाया था आपको, री फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वन काइंड ऑफ सपोर्ट होता है. एंश्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को जैसे सक्सेस मिले, कोई भी टास्क वो कंप्लीट कर सके जो भी उनको असाइन किया गया है बाय टीचर्स, तो उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज चाहिए. हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड पर्सनल मीनिंग एंड वैल्यू इन द टीचिंग मटेरियल. बच्चों को जो भी है उनके चीज़ों के पर्सनल मीनिंग को समझने के लिए, मतलब पर्सनल वे में उनका भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी समझना पड़ेगा एंड वैल्यू भी देना पड़ेगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल को. क्रिएट एन एटमोसफियर. देखो, एटमोसफियर को हमेशा ओपन एंड पॉजिटिव रखना है ताकि बच्चों को हमेशा हेल्प मिलता रहना चाहिए एंड ये लर्निंग कम्युनिटी में उनको वैल्यू मिले ताकि वो आगे बढ़ सके. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. स्टूडेंट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा. इतना 5 पॉइंट करना, बस 5 पॉइंट्स करना, इतने पॉइंट्स लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 5 पॉइंट्स. वैसे रोल ऑफ पेरेंट्स क्या होगा ना, प्रोवाइड ए वार्म एक्सेप्टिंग होम एनवायरनमेंट. ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करे जैसे कि तुम जो भी कर लो, अच्छा करो बुरा करो, तुम्हें घर में स्वागत है, वेलकमिंग हो रहा है. गिव क्लियर डायरेक्शंस एंड फीडबैक. ऑलवेज डायरेक्शन आप क्लियर दे, फीडबैक भी अच्छा दे. क्रिएट ए मॉडल फॉर सक्सेस. सक्सेस मिलने के लिए मॉडल बनाए जो कि आपका लेसन प्लान रहता है या कुछ, जैसे आप प्रिपेयर हो आज से कल के लिए. बिल्ड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ. ये बच्चों की स्ट्रेंथ के ऊपर ही बिल्ड होता है. रिलेट स्कूल वर्क टू द स्टूडेंट इंटरेस्ट. जो भी स्कूल में वर्क दे रहे हो वो सारे स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनका गोल फुलफिल होना चाहिए. इतने पॉइंट्स कर लेना, ज़्यादा नहीं चाहिए. अभी देखो मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं. चाइल्ड सेंटर टीचिंग, समझ रहे हो ना, तो टीचिंग कैसा होना चाहिए, टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर, बच्चों के अकॉर्डिंग होगा. नॉट चिल्ड्रन फॉर स्कूल्स. मतलब ये बच्चों के लिए है, बच्चों को इम्प्रूवमेंट चाहिए, स्कूल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं, बच्चों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा मेथड होगा. को रिलेटेड टीचिंग. को रिलेटेड मतलब जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो. टीचिंग शुड बी कोरिलेटेड विथ लाइफ. लाइफ से जो जुड़ा हुआ, कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, दिस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, रमजान, दिवाली, क्रिसमस, दुर्गा पूजा एट्सेट्रा. डेफिनाइट क्लियर कट असाइनमेंट. तो ये बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स का वर्क देना, ठीक है, प्रोजेक्ट का वर्क देना, तो बोथ टीचर्स एंड पीपल नो व्हाट इज डन. तो ऐसे काम देंगे जैसे कि क्लियर कट असाइनमेंट देंगे, बच्चे कर पाएंगे एंड हमें पता चलेगा कि बच्चे एंड जो भी टीचर्स हैं वो कितना समझे और कितना चाहते हैं एक दूसरे के साथ काम करना. नोबिलिटी. नोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको क्यूरियस बनाता है, आपके डिज़ायर को फुलफिल करने में हेल्प करता है. लर्निंग बाय डूइंग. दैट इज अ स्कूल करिकुलम शुड मेक प्रोविजन फॉर लर्निंग बाय डूइंग. ऑलवेज याद रखना कि स्कूल में करिकुलम है वही प्रोविजंस बनाता है कि हमें खुद से पढ़ के करना चाहिए. देन प्रोवाइड फॉर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट. तो हमें कभी कभी ट्रिप बनाना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना चाहिए. लर्न बाय आउटडोर एक्टिविटी, जो बाहर हम घूम के जू में, फैक्ट्री में, पार्क में बहुत कुछ सीखे, ठीक है. देन क्या है, टीचिंग एड्स लाइक स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म्स, ऐसे ले सकते हो.
प्रोवाइड इंसेंटिव्स, बस इतना लिखना, प्रोवाइड इंसेंटिव्स, पूरे पॉइंट्स नहीं लिखने, प्रोवाइड इंसेंटिव्स और री इन्फोर्समेंट, ठीक है? क्या हम इतना